दोस्तों, वेलकम टू एग्री ज्ञान मंच। आज हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो कि हमारे एजीटीए में, एसएडीओ, एसएचडीओ में और एग्रीकल्चर की सभी परीक्षाओं में आएंगे। चलो हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। आपको यदि वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें। C3 और C4 पौधों में मुख्य अंतर किस प्रक्रिया से संबंधित है? तो एक कौन सी क्रिया से संबंधित है? ये है हमारा प्रकाश संश्लेषण से। श्वसन क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड से पौधे क्या O2 बनाते हैं, जबकि प्रकाश संश्लेषण किससे होता है? CO2 से होता है। प्रकाश संश्लेषण सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? CO2 है। CO2 की उपस्थिति में ऑक्सीजन बनाने की क्रिया को ही क्या बोलते हैं हम लोग? प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। ठीक है। C3 और C4 पौधों में कार्बन स्थिरीकरण की प्रक्रिया अलग अलग होती है। C4 में फोटो रेस्पिरेशन कम होता है, इसलिए अधिक तापमान में बेहतर उत्पादन होता है। C4 पौधों में क्या होता है? C4 पौधों के लिए तापमान की अधिक आवश्यकता होती है। C4 पौधों में फोटो रेस्पिरेशन कम होता है, तापमान बेहतर हो तो उत्पादन अच्छा होता है। C3 पौधों में कौन कौन से आते हैं? C3 पौधों में आ जाते हैं गेहूं, धान, जौ, चना, आलू, सोयाबीन, कपास, सूरजमुखी, तंबाकू और मूंगफली। C4 पौधों में कौन से आते हैं? मक्का, गन्ना, ज्वार, बाजरा, नेपियर घास, दूब घास, अमरनाथ, गिरी घास, हाथी घास का और ये सब क्या आते हैं? सब C4 में आते हैं। कौन सी फसल एडजस्टेड क्रॉप कहलाती है? तो हमारी आलू की क्रॉप क्या कहलाती है? एडजस्टेड क्रॉप कहलाती है। एडजस्टेड क्रॉप क्या होती हैं? जिनको हम खेत में लगाने पर हमारे खेत के सारे पोषक तत्व मिट्टी में तेज़ी से कम होते हैं, या पौधे अपने यूज के लिए सारे पोषक तत्व मिट्टी से खींच लेता है, जिससे मिट्टी में क्या हो जाती है? पोषक तत्व की कमी हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एडजस्टेड क्रॉप बोलते हैं। भारत में ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। भारत में ऑपरेशन फ्लड्स किससे संबंधित? भारत में ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, जबकि हरित क्रांति किससे संबंधित है? धान और गेहूं, गेहूं और धान। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1965 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। हरित क्रांति के जनक किसको बोलते हैं? MS स्वामीनाथन। इनको इंडिया में हरित क्रांति के जनक बोला जाता है, जबकि वर्गीस कुरियन को वर्ल्ड में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1970 में हुई थी। इसके जनक वर्गीस कुरियन हैं। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा इसका मुख्यालय आनंद में है। वाइट रेवोल्यूशन इसको अन्य नाम बोलते हैं। दूध उत्पादन और किसानों की आय बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। प्रमुख संस्थान अमूल है। प्रमुख संस्थान अमूल है। अवधि 1970 से 96 तक किसको चला गया था? ऑपरेशन फ्लड को चला गया था। इसको 3 चरणों में चला गया था। 3 चरण कौन कौन से हैं? प्रथम चरण 1970 से 80, द्वितीय चरण 1981 से द्वितीय चरण 1981 से 85 और तृतीय चरण 1985 से 96। इसका परिणाम किया ऑपरेशन फ्लड का क्या परिणाम रहा? भारत विश्व में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन देश बन गया। हमारा देश भारत विश्व में सबसे बड़ा दूध उत्पादन करता है। पौधों में जल का ऊपर की ओर वहन किस ऊतक द्वारा होता है? पौधों में जल का वहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो ये फ्लोएम द्वारा होता है। फ्लोएम द्वारा क्या होता है? फ्लोएम द्वारा भोजन का क्या होता है? स्थानांतरण होता है, जबकि जाइलम द्वारा क्या होता है? जल का नीचे से ऊपर की ओर जल का तथा लवण का क्या होता है? लवण का परिवहन होता है। जाइलम ऊतक जड़ों से पानी और खनिज पौधों, जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि जाइलम द्वारा क्या होता है? जाइलम द्वारा
जाइलम द्वारा क्या होता है, जल का परिवहन, जल और लवण का, जबकि फ्लोएम द्वारा क्या होता है, फ्लोएम द्वारा भोजन का। कैम्बियम और एपिडर्मिस क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। कैम्बियम, कैम्बियम देखो ये पौधा है, पौधा है, इस पौधे में ये ऊपर वाली जो छाल है इसको हम कैम्बियम बोलते हैं। और मान लो अगर ये पत्ती है, इस पत्ती का ये भाग है, तो इसको ऊपर की पत्ती के जस्ट ऊपर वाले भाग को एपिडर्मिस बोलते हैं, जो कि एपिडर्मिस लिखा हुआ है। ठीक है। जाइलम ऊतक जड़ों से जो हो गया। ब्लैक रस्ट रोग किस फसल में होता है, ब्लैक रस्ट हम समझेंगे ब्लैक रस्ट के बारे में। ब्लैक रस्ट हमारा गेहूं में होता है। और रस्ट हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के रस्ट होते हैं। गन्ने में ब्लैक रस्ट होता है हमारा गेहूं में। कपास से कुछ बातें मैं बताता हूँ आपको, बीटी कॉटन के बारे में। कपास में एक बीटी कॉटन, इसमें एक जीन डाला गया था जिससे क्या है, जो कपास के बॉल वर्म हैं, बॉल वर्म क्या होते थे, जब बीटी कॉटन को खाते थे तो उनके खाने से वो क्या हो जाते थे, मर जाते थे, जिससे बॉल वर्म का प्रकोप कपास पर कम होता था। बीटी का पूरा नाम है बैसिलस thuringiensis, इसको बीटी को बोलते हैं। चलो हम आगे चलते हैं। ब्लैक रस्ट के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ब्लैक रस्ट एक फफूंद जनित रोग है, गेहूं की फसल को प्रभावित करता है, उत्पादन को क्या करता है, घटाता है। ब्लैक रस्ट मैंने आपको बताया 3 प्रकार का होता है, रस्ट के रंग के आधार पर होता है जी। ब्लैक रस्ट या इसको काला रतुआ बोलते हैं, इसी को स्टेम रस्ट भी बोलते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है पक्सीनिया ग्रैमिनेसिस ट्रिटिकी। दूसरा होता है ब्राउन रस्ट, भूरा रस्ट बोलते हैं, लीप रस्ट भी बोलते हैं, ये लीप पर होता है। वैज्ञानिक पक्सीनिया ट्रिटिसिना, ट्रिटिसिना। और लास्ट होता है येलो रस्ट, येलो जिसको पीला रतुआ बोलते हैं, स्ट्रिप रस्ट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिप रस्ट बोलते हैं। इसका नाम है पक्सीनिया स्टेरिफॉर्मिस, पक्सीनिया स्टेरिफॉर्मिस। मिट्टी का पीएच 7 से कम होने पर मिट्टी कैसी होती है, मिट्टी का पीएच यदि 7 से कम है तो ये कैसी हो जाएगी, ये हो जाएगी अम्लीय, जबकि 7 से अधिक होगा तो क्षारीय हो जाएगी। पीएच 7 से कम होने पर मिट्टी अम्लीय होती है। ऐसी मिट्टी में कुछ पोषक तत्व की उपलब्धता क्या हो जाती है, जैसे कि यदि मिट्टी अम्लीय है तो पोषक तत्व की कुछ पोषक तत्व ऐसे हैं जो अम्लीय मिट्टी में कम होते हैं, जबकि क्षारीय मिट्टी में अधिक होते हैं। हाइब्रिड विग्योर को अन्य किस नाम से जाना जाता है, हम इसके बारे में समझ लेते हैं। हाइब्रिड विग्योर क्या होता है, एक संकर किस्म को दूसरी संकर किस्म के साथ गुणा करके एक संकर किस्म बनाना, एक किस्म को दूसरी किस्म के साथ क्रॉस करके संकर किस्म बनाना, इसको बोलते हैं हाइब्रिड विग्योर। इसको क्या बोलते हैं, और ये अलग अलग होते हैं, अलग अलग होती हैं, अलग अलग किस्मों को लेके एक हाइब्रिड किस्म बनाना क्या बोलाता है, हाइब्रिड विग्योर। इसमें हेट्रोसिस बोलते हैं इसको, अन्य नाम क्या है, हेट्रोसिस। जब 2 अलग अलग किस्मों के संकरण से उत्पन्न पौधे अधिक शक्तिशाली और उत्पादन होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, हेट्रोसिस। ड्रिप सिंचाई का मुख्य लाभ क्या है, ड्रिप सिंचाई से क्या होता है, अधिक जल व मृदा कटाव बढ़ना, जल की बचत होती है, खरपतवार वृद्धि। तो क्या होती है, जल की वृद्धि होती है। ड्रिप सिंचाई 2 प्रकार की सिंचाई होती है, एक होती है ड्रिप सिंचाई, एक होती है स्प्रिंकल सिंचाई। ड्रिप सिंचाई में क्या होता है, ऐसा पाइप होता है जो कि पौधों के ऐसे लगा होता है। मान लो ये पौधे हैं, ये पौधे हैं, एक पाइप गया है, एक इसमें से बूंद बूंद पानी क्या होता है, रिसता रहता है, पौधे की जड़ों के पास ये पानी पहुंच जाता है। इससे क्या है, पानी की हमारी बचत होती है। एक होती है स्प्रिंकल, एक फुब्बारे के रूप में ऐसे पानी चारों तरफ क्या होता है, वर्षा के रूप में फेंकता रहता है। निम्न में से कौन सा जैव उर्वरक है, जैव उर्वरक, तो निम्न में से राइजोबियम क्या है, जैव उर्वरक। यूरिया क्या, नाइट्रोजन उर्वरक है, नाइट्रोजन उर्वरक है, जिसमें 46% क्या होती है, नाइट्रोजन। डीएपी क्या है, एक फास्फोरस उर्वरक है, जबकि पोटास क्या है, जिसमें पोटेशियम होता है।
राइजोबियम एक जीवाणु है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है और मिट्टी की उर्वरता को क्या करता है, बढ़ाता है। गोल्डन फाइबर हम लोग किसे बोलते हैं? गोल्डन फाइबर बोलते हैं हम जूट को। किसको बोलते हैं? गोल्डन फाइबर, जूट को। भारत में कृषि अनुसंधान की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? इसको आईसीआर क्या है? भारत में कृषि अनुसंधान की सर्वोच्च संस्था है। इंडिया काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी। आईसीआर का पूरा नाम क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को की गई थी। इसका पुराना नाम क्या था? इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर था। मुख्यालय अभी इसका न्यू दिल्ली में। इसका मोटो है कृषि के मध्य से राष्ट्र की सेवा, कृषि के माध्यम से राष्ट्र की सेवा करेंगे, ये इसका मोटो है। टर्मिनल हीट समस्या मुख्य किस फसल में देखी जाती है? तो टर्मिनल हीट ये मुख्यतः क्या होता है? जब गेहूं की फसल होती है, ये मुख्यतः गेहूं की फसल में देखी जाती है। और होता क्या है, फसल पकने के समय अधिक तापमान होने पर गेहूं के दाने छोटे रह जाते हैं, इसे टर्मिनल हीट कहते हैं। बीटी कॉटन किसके लिए प्रसिद्ध हो? जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि बीटी कॉटन का पूरा नाम क्या है? बैसिलस थुरिनजेनेसिस। क्या बोलते हैं? बैसिलस थुरिनजेनेसिस, जो कि बॉलवर्म को क्या करता है? बॉलवर्म कीट को मार देता है। ये क्या है? ये इसमें जीन डाला गया है। जीन किस में डाल दिया गया है? एक पौधे में ही जीन डाल दिए। यदि पौधे को बॉलवर्म खाता है तो बॉलवर्म अपने आप क्या हो जाता है? मर जाता है खाने के बाद। एक कीट के लिए बॉलवर्म क्या है? एक बॉलवर्म एक कीट है। तो बीटी कॉटन इसके लिए उपयोग किया जाता है। बीटी कॉटन ऐसा जीन डाला गया है जो बॉलवर्म जैसे कीटों से सुरक्षा प्रदान करता है। कृषि मौसम विज्ञान का संबंध, हम सभी को पता है कि मौसम विज्ञान का संबंध किससे होगा? मौसम एवं कृषि से, जो कि उसी में लिखा हुआ है। सीड डोरमेंसी का अर्थ, सीड डोरमेंसी का अर्थ से आप क्या समझते हैं? सीड डोरमेंसी के बारे में देखो, मान लो ये बीज है, इस बीज को यदि हम खेत में भी डाल देते हैं तो भी इसका नहीं उगना, इसको बोलते हैं डोरमेंसी। एक कुछ समय के लिए क्या हो जाता है? डोरमेंसी में चला जाता है। तो ये क्या है? अंकुरण नहीं होता है, इसी को बोलते हैं सीड डोरमेंसी। बीज का निष्क्रिय अवस्था में रहता है, मतलब बीज क्या, एक तो बीज होता है, एक होता है बीज, एक होता है अनाज। इन दोनों में अंदर क्या है? बीज अंकुरित हो सकता है, होता ही है। बीज यदि अंकुरित होगा तो बीज होगा। अनाज क्या है? ये अंकुरित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अनाज दोनों रूपों में ये शुद्धतम रूप है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बीज को निष्क्रिय अवस्था में रहना, बीज डोरमेंसी कहलाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे बोलते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं हम मेंडल को। किसको बोलते हैं? मेंडल, जिसने मटर के पौधे पर क्या किए थे? मटर के पौधे पर आनुवंशिकी के गुण दिए थे। इन्होंने चयन किसका किया था? मटर के पौधे का। पौधे में भोजन का परिवहन, जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि जल और लवण का परिवहन तो जाइलम करता है, जो कि पौधे के नीचे से, यहाँ जड़ से जल को और किसको? लवण यानी खनिज पदार्थों को ऊपर पौधे के सभी भागों तक ले जाता है। जबकि फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम भोजन से पत्तियों से भोजन बनता है, उसको पूरे पौधे में स्थानांतरित करता है, एक फ्लोएम। तो इसका मुख्य आंसर हो जाएगा फ्लोएम। सॉइल इरोजन का मुख्य कारण, मतलब सॉइल इरोजन का अत्यधिक वर्षा, वनों की कटाई, तेज हवा और उपयुक्त सभी, ये सभी क्या है? सॉइल इरोजन। मिट्टी के छोटे छोटे कणों का पानी के साथ बहना, ये क्या होता है? इरोजन कहलाता है। एक किसके कारण होता है? अत्यधिक वर्षा के कारण होता है, वनों की कटाई के, तेज हवा के कारण, उपयुक्त सभी, ये सभी के कारण क्या होता है? सॉइल इरोजन होता है। इसको हिंदी में मृदा अपरदन भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? तो खरीफ की फसल कौन सी है? हमारी गेहूँ। गेहूँ क्या है? खरीफ की फसल है। हाँ, धान, मटर, हमारी खरीफ की फसल कौन सी है? धान।
एक होती है खरीफ, एक होती है रबी। गेहूँ, चना और मटर ये रबी में आती है, जबकि ये किस में आती है? खरीफ में आती है। खरीफ क्या वर्षा ऋतु में होती है, और जबकि ये किस में होती है? शीत ऋतु में होती है। वर्मी कंपोस्ट किसकी सहायता से तैयार किया जाता है? तो वर्मी कंपोस्ट केंचुए की सहायता से तैयार किया जाता है। क्रंच एनाटॉमी किस में पाई जाती है? तो क्रंच एनाटॉमी किस में पाई जाती है? क्रंच एनाटॉमी पाई जाती है C4 पौधों में। किस में पाई जाती है? क्रंच एनाटॉमी किस में पाई जाती है? C4 पौधों में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है? देखो, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास ये तीनों क्या है? प्राथमिक पोषक तत्व है। प्राथमिक पोषक तत्व क्या होते हैं? जिनकी पौधों को सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है वो प्राथमिक पोषक तत्व कहते हैं। जबकि जिंक क्या आ जाता है? जिंक आ जाता है हमारा सूक्ष्म पोषक तत्व। जबकि द्वितीय पोषक तत्व क्या होते हैं? द्वितीय पोषक तत्व में आ जाता है हमारा सल्फर, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ये क्या होते हैं? प्राथमिक पोषक तत्व के बाद हमें द्वितीय पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, द्वितीय पोषक तत्व के बाद हमें सूक्ष्म पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। टोटल पोषक तत्व होते हैं हमारे 17। इन 17 पोषक तत्व के बिना हमारा पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता। ट्रांसपिरेशन क्या है? ट्रांसपिरेशन क्या है इसको जरा हम समझते हैं। ट्रांसपिरेशन क्या कहलाता है? मान लिया जाए ट्रांसपिरेशन को वाष्पोत्सर्जन भी कहते हैं। पौधा है, मान लो ये जल है, इसका वाष्प के रूप में कहाँ उड़ना? इसका वाष्प के रूप में ऊपर जाना क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। पौधों की पत्तियों से जल वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है, जैसे वाष्पोत्सर्जन कहलाते हैं। निम्नलिखित में कौन सी दलहनी फसल है? गेहूं और धान ये दोनों क्या है? हमारी अनाज वाली फसलें हैं। जबकि अरहर हमारी क्या है? दलहनी फसल है। टिश्यू कल्चर तकनीकी का उपयोग किस लिए किया जाता है? टिश्यू कल्चर तकनीकी को जरा हम समझ लेते हैं। टिश्यू कल्चर क्या होता है? मान लो केला, हम लोग केले का उदाहरण दे के समझेंगे। केला, टिश्यू कल्चर तकनीकी में क्या होता है? मान लो केला है, केले के बीज से उत्पादन तो होता नहीं है, इसका उत्पादन किससे होता है? राइजोम से होता है। राइजोम क्या होता है? राइजोम नीचे का, जब यहाँ से छोटा सा पेड़ निकलता है इसकी जड़ से ही विकास करता है, उसको राइजोम बोलते हैं। तो इसकी संख्या के लिए हमें समय लगता है, तो इसके बीज उत्पादन होता नहीं है, इसके उसमें समय लगता है। तो हम लोग क्या करते हैं? इनके ऊपर का शीर्ष भाग लेकर उसको पीस लेते हैं, जितना भी हम पीस सकते हैं, जितना पतला जितना नैना, बिल्कुल पीस के हम क्या करते हैं? हम लैब में ले जाके इनके छोटे छोटे दाने लैबों इनमें डाल देते हैं। इनमें डालने के बाद ये क्या करते हैं? ये अपने आप की वृद्धि करते हैं, कोशिकाओं की वृद्धि करते हैं, और धीरे 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 ये क्या बना लेते हैं? पौधा बना लेते हैं। इसी को हम टिश्यू कल्चर बोलते हैं। पौधों की तीव्र वृद्धि एवं संवर्धन को क्या बोलेंगे? हम टिश्यू कल्चर बोलेंगे। रेड रॉट रोग किस फसल में आता है? तो रेड रॉट मुख्य रोग है किसका? गन्ने का। किसका? मैंने जस्ट अभी बताया कपास क्या? बीटी कॉटन याद रखना, बेसिलस thuringiensis। ये क्या है? ये जेनेटिक मॉडिफाइड है। जेनेटिक मॉडिफाइड है, इससे क्या होता है? कीट का प्रकोप नहीं होता। कीट के लिए क्या है? ठीक है। इंडियन पेस्ट मैनेजमेंट का उद्देश्य, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या है? यह केवल रासायनिक दवाओं का प्रयोग है, केवल जैविक नियंत्रण। जब इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट मतलब हम कीटों को किस प्रकार रोकते हैं, उनका मैनेजमेंट कैसे करते हैं?
कीट नियंत्रण के विभिन्न उपायों का संतुलित करना, कीटों को पूरी तरह समाप्त करना। कीटों को उस हद तक संतुलित करना जो हमारी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाए, इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। आईपीएम में जैविक, यांत्रिक, रासायनिक और सांस्कृतिक तरीकों का संतुलन, इन सभी तरीकों का हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी दलहन फसल है, आप सभी जानते हैं, सरसों। ये क्या है, ये तिलहनी फसल है और ये सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, राजस्थान में उत्पादित होती है। कहाँ, राजस्थान में। जबकि चना हमारी दलहन फसल है, मक्का हमारी अनाज वाली फसल है और ज्वार भी हमारी क्या है, अनाज वाली फसल है। ज्वार को चारे के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। सरसों का तेल प्राप्त होता है। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में कौन सी गैस उपयोग होती है, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में कौन सी गैस होती है, सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किस में होता है, फोटोसिंथेसिस में उपयोग किया जाता। क्रॉप रोटेशन का मुख्य लाभ क्या है, मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखता है। क्रॉप रोटेशन पहले हम समझ लेते हैं क्रॉप रोटेशन क्या होता है। हम साल में कितनी फसल लेते हैं, अधिकतर कम से कम 2 और अधिकतर 3, 2 और 3। ये क्या है, ये हमारा खरीफ ऋतु है, खरीफ। ये रबी में लेते हैं हम और ये जायद में लेते हैं। यदि मान लिया जाए यहाँ हमने क्या लगाया, यहाँ हमने लगाई धान, कौन सी फसल है, अनाज वाली। तो इस धान के बाद अब हम क्या लगाएंगे, अब दोबारा हम इसमें धान नहीं लगाएंगे, अब हम इसमें कोई सी दलहनी जो लेगुमिनेसी कुल की फसल है वो लगाएंगे। धान के बाद हम इसमें मान लो, धान के बाद कौन सी, चना लगा सकते हैं। क्या लगाएंगे, चना लगाएंगे। तो ये क्या है, क्रॉप रोटेशन बोलते हैं, एक फसल के बाद दूसरी अन्य फसल लगाना, इसी को क्या बोलेंगे, क्रॉप रोटेशन। इसका फ़ायदा क्या क्या है, मिट्टी की उर्वर शक्ति को बनाए रखना, ये मिट्टी की उर्वर शक्ति को बनाता है। जल की बर्बादी करता है क्या, रोग बढ़ाता है क्या, उत्पादन घटाता है क्या, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखना। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही है और आपसे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एग्री ज्ञान मंच, ऐसी ही वीडियो आपको और मिलती रहेंगी। सब्सक्राइब बटन दबाएं। यदि वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें। धन्यवाद।